जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज फिजिक्स में जो टॉपिक है वो F बराबर r/2 साबित करें। इसके पहले भी हम ये वाला फॉर्मूला साबित कर चुके हैं, लेकिन वो जो साबित किए थे वो अवतल दर्पण में था और अब जो हम प्रूफ करेंगे उत्तल दर्पण में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, इधर उधर की बातें बंद करते हुए। हाँ, अगर क्लास अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर देना। मान के चलिए कि उत्तल दर्पण है, सपोज दैट उत्तल दर्पण इस तरह से होगा, पीछे रजतीत कर दो तो हम लोग कहेंगे इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये पोल मान लो कि पोल है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट ध्रुव हो गया और इसमें आगे ज़्यादा लाइन नहीं जाएगा, मेन पीछे है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी है सब पीछे है, दर्पण के पीछे है, सभी चीज़ें दर्पण के पीछे, सभी चीज़ें दर्पण के पीछे है। मतलब फोकस भी दर्पण के पीछे। अगर हम वक्रता केंद्र ढूंढना चाहें तो भी हमको पता चला कि पीछे, तो सब चीज़ें पीछे है। अब अनंत से या फिर कहो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले किरण, जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, एक चीज़ गारंटी है कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण होती है वह रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी। ये एकदम माइंड में सेट होना चाहिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा से गुजरे या फिर गुजरा हुआ प्रतीत हो। अगर नहीं हो गुजरे तो कम से कम गुजरते हुए प्रतीत हो। ऐसे तो इधर चल जाएगा। हमको मालूम है कि उत्तल दर्पण में जैसे मान लो A है और ये B है, AB प्रकाश की किरण है, रिफ्लेक्शन के बाद तो अलग डायरेक्शन में भाग गया। चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो, कुछ भी ABD कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि C तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो, ये आपतित किरण हो गया और ये वाला परावर्तित किरण हो गया और ये वाला जो बिंदु हो गया ये आपतन बिंदु। मेन प्रॉब्लम है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम जरा याद होना चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर पे आप कैसे नॉर्मल कैसे डालोगे, तो हम इसको गोल कर देंगे डॉट 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 इस तरह से, तो पता चलेगा अरे ये तो सर्कल मतलब वृत्त है। और अगर वृत्त है तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर इस तरह से रेखा खींच दो, वो नॉर्मल की गिनती में होगा। मतलब केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर ऐसे रेखा खींचते हैं तो वो ऑलरेडी एजा पे कई डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। अब नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और ये वाला अभिलंब हो गया, इसको तो अभिलंब बोलेंगे। ये वाला चाहो तो इसको नाम ई दे दो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा नाम के लिए। तो ये वाला आपतन कोण हो गया आई और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया आर, परावर्तन कोण। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। इजाद खैर फिक्स हो गया कि पोल है। अगर ध्यान से देखोगे तो AB और PC दोनों समानांतर, तो AB के ऊपर अगर देखें ये वाला एंगल I है, तो एजा वाला भी क्या होगा I है। क्यों? क्योंकि AB और PC समानांतर तो है ये है, तथा AB और PC इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन? तो आप कह सकते हैं BC या EC, जो भी बोलो EC। इसका मतलब यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है। दूसरा एंगल अगर ध्यान से सोचते हो तो EC और DF, EC और DF दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। EC और DF, EC हो गया ब्लू कलर वाला और DF हो गया ब्लैक कलर वाला। EC हो गया ब्लू कलर वाला और DF हो गया ब्लैक कलर, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इधर अगर R है तो इधर भी R होगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इतना तो फिगर पहले माइंड में सेट होना चाहिए, तभी हम साबित कर पाएंगे कुछ।
अब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना। ये दर्पण जो है इसको नाम दे दो एम, एम डैश है। माना एम, एम डैश का एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव, सब चीज़ बताना पड़ेगा जो भी आप फिगर में दिखा रहे हैं, जिसका ध्रुव P है तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है और वक्रता केंद्र C है, कैपिटल C है। फोकस दूरी, फोकस दूरी, दूरी हमेशा P से नापा जाता है, पोल से। PF, फोकस दूरी PF स्मॉल f हो गया। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वो तो P से लेके C तक मानना होगा, PC। कोई भी दूरी पोल से नापा जाता है तो हो गया कैपिटल R। अब हम लिखेंगे एक AB, AB एक आपतित किरण है जो किसके समानांतर है? जो PC के समानांतर तथा परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कैपिटल F से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है या होता है, हो रहा है। उसके बाद चाहो तो आप कह सकते हो कि BC या EC B पर लंबवत है, EB या CB या BC या EC, जो भी बोलो, EC बिंदु B पर लंबवत है। अब लिखना है कि AB छोड़ो, इसको लिखिए देते हैं। हाँ, AB नहीं, हटाओ, इतने काफ़ी, डिस्क्रिप्शन में इतना काफ़ी है, हर चीज़ लगभग लिख दी है जो भी लिखना था। अब लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बताइए आपतन कोण कौन है इसमें? आपतन कोण A, अगर ध्यान से देखोगे तो आपतन कोण मतलब आप कह सकते हैं कि आपतन कोण मतलब I होता है, अपरावर्तन कोण मतलब R, लेकिन ये है कौन? I। ABE, एंगल ABE इज इक्वल टू परावर्तन कोण, तो हो जाएगा EBD। हम बोले थे ना, हम पिछले वीडियो में भी बोले हैं कि बीच में कौन पड़ना चाहिए? B, क्योंकि B ही वह पॉइंट है, B ऐसा बिंदु है जहाँ पर आपतन कोण भी बढ़ रहा है और परावर्तन कोण भी। तो B यहाँ पर भी बीच में है और B यहाँ पर भी बीच में है, लेकिन ये शुरू हुआ है A से और B से होते हुए E पर गया, तो ये आपतन कोण हो गया। और ये शुरू हुआ E से और B से होते हुए D पर गया, तो ये बराबर हो गया। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब एक बार ज़रा, हाँ बहुत जगह, अब लिखेंगे पुनः। अब हम बताएंगे, ये ध्यान देना इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मेंशन करना है और माइंड में फिट रखना है कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके? PC के। AB पैरेलल PC के तथा
ये जो ई सी दिखाई दे रहा है, ई सी जो तिरछी रेखा है, ई सी दोनों को प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर आई है तो इसने यहाँ पर भी आई बनेगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल एफ। एफ से कंसीडर करना है, पी से ना है, एफ सी बी, बीच में सी आ गया ना, तो यही तो चाहते हैं सी आ जाए। शुरू हुआ एफ से, सी पर, बी पे गया। पी से नहीं शुरू करना, क्योंकि हमको ये वाला त्रिभुज चाहिए, ये वाला एरिया है जो छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं। चाहो तो इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, और अगर इसी तरह चाहते हैं पुनः, तो आप ही कह सकते हैं कि अगर इधर आर दिखाई दे रहा है, एंगल ई बी डी, ई बी डी, ई आर है तो इधर वाला भी एंगल आर ही होगा। इसका नाम बताइए, शीर्षाभिमुख है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्यों हम बोले, तो बोलेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकांतर कोण युग्म तब। अब ई बी डी ई आर है तो इधर भी आर होगा, इसको नाम देंगे एफ बी सी, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब 3 गो इक्वेशन मिला, और हमको तो ध्यान रखना है ना कि आई है और ई आर है दोनों आपस में बराबर हो गया। कैसे? अरे पर शुरू से ही जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर बराबर होगा, ये जे पे दे दें, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, यानी ए बी और ई बी डी दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अब दोनों को बदल देंगे, ए बी ई जो दिखाई दे रहा है ना, ए बी ई है यहाँ पे, यहाँ ज़रा ध्यान से समझना, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा तो आप गए काम से। हमको ये दिखाना है कि आर है और ई आई है दोनों बराबर, लेकिन कैसे? इस एंगल को क्या बोलेंगे? एफ बी सी। आपको ये साबित करना है कि एफ बी सी बराबर है एफ सी बी के, एफ बी सी बराबर है एफ सी बी के। अब एफ बी सी यहाँ पे तो है, यहाँ पर है ना यार, एफ बी सी। अब एफ बी सी को बराबर कर देना है किसके? एफ बी सी को बराबर किसके कर देना है? एफ सी बी के। एफ बी सी का मतलब आर और एफ सी बी का मतलब आई, ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन कैसे बराबर करोगे? यहाँ तो एफ बी सी दिखाई दे रहा है, बीच में बी है, बीच में सी लाना है, कैसे लाएंगे? तो पूरा ध्यान से समझना, तब ठीक है। जैसे समीकरण सेकेंड दिखाई दे रहा है, समीकरण सेकेंड आपको दिख रहा है, समीकरण सेकेंड में समझोगे कि एफ सी बी किसके बराबर है? ए बी ई के, और ए बी ई खुद किसके बराबर है? ई बी डी के। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, पहला दूसरा समीकरण, जैसे कि पहले समीकरण में क्या है? एंगल ए बी ई, ये किसके बराबर है? एंगल ई बी डी, और ई वाला खुद किसके बराबर है? ई बी डी, नहीं ई बी डी बोल रहे हैं, मतलब ए बी और किसके बराबर थे? ए बी एक और बराबर है किसके? एंगल एफ सी बी के। यानी हम ही कह सकते हैं कि ए बी ई और एफ सी बी ई तो बराबर है, ये है, कहाँ गया? ए बी ई एफ सी बी बराबर है, ये है। अब ये भी कहा जाएगा कि एंगल ई बी डी बराबर हो गया एंगल एफ सी बी के। यानी जहाँ पे ई बी डी दिखाई दे रहा है ना, इसका मान पुट कर दो, इसका पुट कर दो, पुट द एंगल या पुट द वैल्यू एंगल ई बी डी इन, अरे यार इंग्लिश में लिख दिए, इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे में रख दो, जहाँ पे ई बी डी दिखाई दे रहा है ना उसको, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। देखो
ए बी ई तो साफ साफ झलक रहा है बी डी, और ए बी ई यहाँ पर बराबर एफ सी बी, मतलब है कि ए बी ई बी डी के बराबर है। ये जो ए बी ई है, अब यहाँ मत देखो, ऐसा कन्फ्यूजन होगा अगर यहाँ देखोगे तो। यहाँ पर सिर्फ सोचो क्यों, क्योंकि हम बोल दिए ना कि एफ बी सी, यहाँ से समझा दें कि एफ बी सी ये हो गया और एफ सी बी यहाँ पे सी हो गया, तो बीच वाला में बी और बीच वाला में सी आना चाहिए एक्शन से। तो बी तो है और सी ऊपर है, यानी इसको उठा के यहाँ लाना है। कैसे लाएंगे, तो एफ सी बी बराबर है ए बी के, और ए बी ई खुद बराबर ई बी डी के, यानी तीनों बोलों ने आपस में बराबर है। तो ई बी डी के जगह पर रख दिए कितना, ई बी डी की जगह पर रख दिए एंगल एफ सी बी। अब बराबर में अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो नहीं समझ में आएगा, एंगल एफ बी सी बराबर हो गया। और इस सेम त्रिभुज में सी और बी, ध्यान से देखोगे एक ही त्रिभुज में है, सी यहाँ पर बी यहाँ पर, तो कह सकते हैं एक त्रिभुज क्या, एफ सी बी या एफ बी सी, जो नाम देना चाहो, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ में दो कोण आपस में बराबर है, तो उनके सम्मुख भुजा की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। यानी सी के सामने कौन पड़ रहा, तो सी के सामने भुजा पड़ गया बी एफ, और यहाँ पे बी है, बी के सामने कौन पड़ रहा है, तो सी एफ, सी एफ। हालांकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि बी पोल के यानी पी के बहुत नज़दीक है। अगर नज़दीक है तो फिर टेंशन है नहीं, तो जहाँ पे बी है वहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पी लिख देंगे, बी की जगह पे पी एफ, आई हो गया सी एफ। तो पी एफ को तो खैर डायरेक्ट एफ लिखो ना, पी एफ जो है यहाँ पे लिखल भी है कि पी से एफ तक की दूरी एफ, लेकिन सी एफ कोई दूरी नहीं होता, क्योंकि सी और एफ क्या होगा, एफ यहाँ है सी यहाँ है, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी दूरी हमेशा कहाँ से नापना चाहिए, पोल से। ई एफ हो गया फोकस दूरी, कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता है, और ये कह रहा है कि फोकस से नापो, तो फोकस से कैसे नापेंगे भाई, फोकस से सेंटर तक की दूरी कैसे नापेंगे, तो पहले हम पोल से नाप लिए, मतलब सी पी को ऐसे लिख देते हैं कि पहले पूरा पी और सी लिखें और उसमें से माइनस कर देंगे पी और एफ। देखो हमको तो इतने से ही सन चाहिए, यही वाला नहीं, तो पहले पूरा निकाल के और ये काट के हटा दिए पी एफ। उससे हुआ क्या कि एफ हो गया, और पी सी मतलब आर, पी से लेकर सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, और उसको बोलेंगे एफ। तो आर बराबर हो गया, एफ इधर भेज दो 2f, यानी एफ बराबर कितना हो गया आर बाई 2, और हमको प्रूफ भी तो इतने करना था। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता, एक थोड़ा सा लास्ट में कट गया होगा, कोई बात नहीं, सुन के आप लिख लिए होंगे। अवतल दर्पण में तो प्रूफ कर दिए थे कल ही, आज उत्तल दर्पण में भी हो गया। तो दोनों ही दर्पण में हम f बराबर r/2 साबित कर दिए, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। अब दोनों दर्पण में हम साबित करने वाले हैं दर्पण सूत्र, दोनों ही दर्पण में। अवतल दर्पण का प्रयोग करके भी हम दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे और उत्तल दर्पण का प्रयोग करके। तो कल तो आपको मिलेगा अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, और परसों का क्लास में मिल जाएगा उत्तल दर्पण वाला। देखिए क्लास को धक्की से नहीं पढ़ना कि बहुत ज़्यादा एकदम घंटा घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में घंटा नहीं हिल रहा है, वैसे भी नहीं पढ़ना है। बस इस तरह से पढ़ना है कि जो आपके दिमाग में छप जाए, 5 मिनट का बात रहे लेकिन छप जाए। जैसे कोई ऐसा छोटा छोटा बात रहता है तो हिट कर जाता दिमाग में, तो वही छोटे छोटे क्लास को आप पढ़िएगा ना तो फिक्स हो जाएगा माइंड में। और बहुत बड़ा अगर तुमको हम क्लास दे दें 1.5 घंटा 2 घंटा, तो वो फालतू है, उसमें से कुछ भी कमांड नहीं होने वाला। तो आज इतने पढ़िए और इतने को कमांड कीजिए। कर से फिर मिलता है, मतलब कल से फिर आपको मिल जाएगा दर्पण सूत्र, जिसमें 1/f बराबर 1/u + 1/v भी प्रूव करना। तो मिलते हैं फिर
कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए।